हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार परीक्षा हॉल 247 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपको कुछ दिनों से क्लासेस नहीं मिल रही थी। इसका क्या रीजन है या किस प्रकार से हम लोग आपके सामने आने वाले हैं, उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे। अभी मैं आप लोगों के सामने नहीं हूं, क्यों नहीं हूं, इस पर भी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आपके एग्जामिनेशन को लेकर के एक 360 डिग्री कंप्लीट जीएस हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पहले कवर करते हैं और उसके बाद यहीं पर हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स भी पूरे साल के आपको ताबड़तोड़ वीडियोस 10 दिनों में पहले हम लोग इसे कवर करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत इत्मीनान से अब आप लोगों को क्लासेस देखना है और बहुत शॉर्ट में कंप्लीट रिवीजन हम लोग कर लेंगे। फिजिक्स यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स का ये पार्ट 1 होगा। 2 पार्ट में हम लोग फिजिक्स को कवर कर लेंगे। तो मात्र 2 पार्ट में फिजिक्स कवर होगा और कंप्लीट मैक्सिमम 4 घंटे का ये क्लास होगा और पूरा फिजिक्स यहाँ के आगे फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है भौतिक राशियां तथा मात्रक। हिंदी में है लेकिन कंप्लीट इंग्लिश हम यहाँ पर आपको कवर करते हुए चलेंगे। भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स की ये चैप्टर है। चलिए देखते हैं। अगर बात करें भौतिक राशियों की, तो भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है जिसे कि हम लोग नियत संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके। फिजिकल क्वांटिटीज वो है जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फिक्स वैल्यू, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिसका मापन किया जा सकता है, जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है डायरेक्ट रूप से, जिसका मापन किया जा सके वही आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जिसका मापन ना किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बहुत सुंदर है, तो कितना सुंदर, 10 केजी, 5 केजी, उसका मापन है क्या? कोई मेजरमेंट है? नहीं। तो अगर मेजरमेंट नहीं है तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी के अगर प्रकार की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो इसे 2 पार्ट में बांटा गया है, एक दिशा तथा परिमाण के आधार पर और एक मापन के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज की चर्चा करेंगे तो उसमें परिमाण तो होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन परिमाण के साथ साथ अगर दिशा हो जाए तो वो सदिश और परिमाण केवल रहे तो वो अदिश। तो इतना आप लोगों को पता होगा। अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में जैसे वेग यानी कि वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, ये सब होता है। उसी प्रकार से अगर बात करें मापन के आधार पर, मेजरमेंट के आधार पर जो राशियां होती हैं, जो व्युत्पन्न क्वांटिटीज होती हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी और एक पूरक राशि यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो जो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी में नहीं आ सकी उसको रख दिया गया है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में। और 2 ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, एक आपका समतल कोण और ठोस कोण, जैसे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये आपके 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। अगर बात करें मूल राशियों की, तो ये बिल्कुल फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी क्वांटिटी पर ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है और इन्हीं के द्वारा निकाली गई जो राशियां होती हैं वो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। जैसे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जैसे आपको पता होगा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं इसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है, मूल राशियां। इन्हीं मूल राशियों पर डिपेंडेंट हैं आपके व्युत्पन्न राशियां यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटीज। उसके अलावा अगर बात करें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो ये तो हमने देख ही लिया। अगर बात करें इन भौतिक राशियों के यूनिट्स की, मात्रक की, देखिए अगर हम लोग कहते हैं कि किसी भी राशि यानी कि कोई अगर तुम्हें कहे कि तुम्हें 10 केजी गेहूं लेकर के आना है, तो 10 केजी गेहूं इसीलिए बोला गया कि ये 10 इसका क्या हो गया, फिजिकल न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और उसको कंपेयर किया गया है कि यूनिट के साथ, केजी के साथ, जो कि मास यानी कि द्रव्यमान का यूनिट है, मात्रक का है। तो ये मात्रक जो होता है ये एक निर्देशित मानक है, एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड है और इन्हीं स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए, मापन करने के लिए कंपेयर किया जाता है अलग अलग क्वांटिटी से और उसको मेजर किया जाता है। मात्रकों के यानी कि उन्हीं राशियों के जो आपने अभी 3 राशियां देखी, मूल राशि,
व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। तो उनके जो यूनिट है उन्हें मूल मात्रक, पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो चलिए इनके यूनिट्स पर चर्चा कर ले। अगर एसआई सिस्टम के मूल मात्रक जैसे कि लंबाई का मीटर होता है, इसके बारे में आपको पता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, द्रव्यमान यानी कि मास का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। अगर सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करें तो एक समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल होता है, और किसी भी प्लेन पर किसी पॉइंट से जो एंगल को हम लोग ड्रॉ करते हैं वो प्लेन एंगल कहलाता है। और प्लेन एंगल में हम इस खींचे गए चाप और ये इसकी जो त्रिज्या है ये हम जब डिवाइड कर देते हैं तो उसका हमारा प्लेन एंगल निकल जाता है कि कितना हमने यहां से जो है डिस्प्लेसमेंट तय किया है इस जगह से इस जगह तक जाने में। तो ये हम लोग निकल जाता है ds/r। लेकिन अगर हम कहें सॉलिड एंगल की तो यहां एक एरिया की बात हो जाएगी, तो इसी ds की जगह पर एरिया हो जाएगा और नीचे आपका r की जगह पर r स्क्वायर हो जाएगा। बस ये सॉलिड एंगल निकल जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होगा। बाकी रिवाइज आपका हो गया कि प्लेन एंगल का यूनिट होता है समतल कोण का रेडियन और स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल का, ये आपको पता है। अगर बात करें व्युत्पन्न राशियों की तो व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से ही, फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी से ही निकलते हैं, उन्हीं से प्राप्त किए जाते हैं। तो अगर आपको अच्छे से सारे चैप्टर्स पता होंगे फिजिक्स के तो यूनिट्स वाला चैप्टर तो ऐसे ही कवर हो जाता है। जैसे कि अगर एरिया का कोई यूनिट पूछे तो एरिया एक फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी एरिया जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है और उन्हीं से निकाली जाती है। तो यह एक डिराइव्ड यूनिट है। जैसे कि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर जो होता है लेंथ का यूनिट है और लेंथ के यूनिट एल स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर जो होता है, ये आपका एरिया निकाल दिया, लंबाई गुना चौड़ाई जो भी मीटर स्क्वायर निकल जाता है। तो ये मीटर जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी लंबाई का यूनिट है तो उस पर डिपेंडेंट है एरिया, तो यह एक व्युत्पन्न राशि हो गया। उसी तरह से आयतन यानी कि वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है। घनत्व यानी कि डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, ये आपका घनत्व होता है। वेग यानी कि वेलोसिटी मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, और ये होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, आपको बता दें कि कभी कभी आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ लिए जाते हैं। तो मास यानी द्रव्यमान का डायमेंशनल फॉर्मूला m होता है, लंबाई यानी कि लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l से दिखाते हैं, और समय यानी कि टाइम का डायमेंशन जो हम लोग लिखते हैं वो t से दिखाते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो उसके डायमेंशनल फॉर्मूला आप आसानी से निकाल पाओगे, ये हम लोग आगे देखेंगे। अगर बात करें मात्रक के अलग अलग सिस्टम यूनिट्स के सिस्टम की तो एक आपका एमकेएस सिस्टम है, एक सीजीएस सिस्टम और एक एफपीएस सिस्टम है। एमकेएस यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड सीजीएस यूनिट है, और एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकेंड जो आपका ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहलाता है, फुट पाउंड सेकेंड ये हो गया। अगर बात करें अभी जो एसआई सिस्टम चल रहा है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो सिस्टम पूरे विश्व में चल रहा है, एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, तो ये जो है ये एमकेएस सिस्टम का ही संशोधित रूप है, अमेंडेड रूप है, अपग्रेडेड रूप है। इसी में एडवांसमेंट करके एमकेएस सिस्टम का ही एसआई सिस्टम में 1971 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल संगठन के द्वारा पेरिस में इसको जो है एक्सेप्ट किया गया है, ये बात आपको पता है। अगर कभी कभी 10 की घात में कुछ टर्म्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि A2 कितना घात है 10 का, तो 10 पर पावर -18 A2 कहलाता है, 10 पर पावर -15 फेम2 कहलाता है, 10 पर पावर -12 पीको होता है, नैनो होता है 10 पर पावर -9। अगर 1 नैनोग्राम पूछ लिया जाए तो वो होता है 10 पर पावर -9 ग्राम। और ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करना होता है तो आपको क्या करना है, 1000 से हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको यह भी पता होना चाहिए। माइक्रो 10 पर पावर -6, मिली 10 पर पावर -3, सेंटी 10 पर पावर -2, डेसी 10 पर पावर -1, डेका 10 पर पावर 1, हेक्टो 10 पर पावर स्क्वायर,
किलोग्राम 10 पर पावर 3, मेगा 10 पर पावर 6, गीगा 10 पर पावर 9, टेरा 10 पर पावर 12, पीको पेटा 10 पर पावर 15 और एक्सा 10 पर पावर 18। ये आपको याद रखना है। कुछ मात्रक पर हम लोग चर्चा करें, जैसे कि द्रव्यमान यानी कि मास के कुछ मात्रक, जैसे कि 1 नैनोग्राम, तो ये 10 टू द पावर -9 ग्राम है। और जब इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो डिवाइड कर दो 1000 से और ये चीज आपका निकल जाएगा 10 टू द पावर -12 किलोग्राम। एक पीको जो होता है वो 10 पर पावर -12 ग्राम के बराबर होता है और इसको अगर किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10 पर पावर -15 किलोग्राम हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। क्विंटल में, एक क्विंटल में 100 किलो होता है और एक मीट्रिक टन में 1000 किलो होता है, याद रखना है। एक परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास यूनिट जो बराबर होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम के बराबर। समय के कुछ मात्रक है, जैसे कि आपको पता है एक दिन, ये सब तो पता है, एक दिन में 24 घंटे 1440 मिनट और 86,400 सेकंड के बराबर। लेकिन एक ये टर्म जो है 1 सेक किसका यूनिट है, तो यह एक समय का यूनिट है और समय का यूनिट में सेकंड, तो 1 सेक इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -8 सेकंड। मतलब सबसे छोटा यूनिट, सेकंड से भी छोटा यूनिट समय का सेक है, 10 टू द पावर -8 सेकंड के बराबर होता है 1 सेक। अच्छा, लंबाई के कुछ मात्रक, तो जैसे 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 होता है, यह एक लंबाई यानी कि लेंथ का मात्रक है 10 टू द पावर -15। उसी तरह से एंगस्ट्रॉम आपको पता होगा 10 टू द पावर -10 मीटर, यह भी लंबाई का ही यूनिट है, यह आपको पता होना है। फर्मी हो गया। अगर बात करें कि प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर, तो ईयर देख करके समय का ये यूनिट नहीं समझ लेना है, बल्कि यह एक दूरी का यूनिट है, लंबाई का यूनिट है 1 लाइट ईयर। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में जो तय की गई दूरी होती है उसी को लाइट ईयर कहते हैं और ये बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ये एक लाइट ईयर के बराबर होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर इसी को 3.26 जो से मल्टीप्लाई कर दे 3.26 लाइट ईयर से, तो ये आपका एक पारसेक कहलाता है और एक पारसेक भी एक लंबाई का दूरी का ही यूनिट है, याद रखना है। तो बड़े बड़े दूरी का यूनिट एक हो गया लाइट ईयर और इसमें 3.26 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये पारसेक के बराबर होता है। और जब एक पारसेक कभी पूछ लिया जाए कि इसका वैल्यू कितना होता है तो 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। उसके अलावा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय जो मात्रक होता है, जो हमारे पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी होता है उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं और वो बराबर होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर। एक मील में कितना गज, 1760 गज और 1.6 किलोमीटर। एक इंच में 0.0254 मीटर के बराबर होता है। अगर बात करें नॉट की, तो नॉट क्या है, किसका यूनिट है, तो नॉट जो है एक समुद्री मील 1 घंटे में जब तय किया जाता है तो उसको मापने में हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। बाइट जो होता है कंप्यूटर मेमोरी का बहुत छोटा सा मात्रक है, जैसे बाइट, निबल, बीट, तो ये सब मेगाबाइट, गीगाबाइट, तो ये सब आपका क्या है, कंप्यूटर मेमोरी का मात्रक। मैक क्या होता है, मैक संख्या में हम लोग बहुत फास्ट जो भी ऑब्जेक्ट चलते हैं उसको मापने के लिए हम लोग मैक संख्या में उसको मापा जाता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, वो सब किस स्पीड से चल रहे हैं उसको मैक संख्या से हम लोग दर्शाते हैं। रिएक्टर स्केल जो होता है वो भूकंप तरंग यानी कि उसके इंटेंसिटी को मापने में रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल ध्वनि के इंटेंसिटी को, साउंड के इंटेंसिटी को मापने की एक इकाई है। डॉप्सन ओजोन की मात्रा, ओजोन के लेयर को मापने का एक यूनिट है। और क्यूसेक जो है वो क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का एक संक्षिप्त रूप है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है। तो जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो हम किसी न किसी एक निश्चित मानक, एक स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर करते हैं, तब जाकर के हम मेजर कर पाते हैं। जैसे कि अगर हमसे कोई बोल दे कि तुमको जाना है 5 केजी जो है अनाज खरीद करके लाना है, तो हमने क्या करा, 1 केजी कोई स्टैंडर्ड पूरे विश्व ने एक्सेप्ट करके 1 केजी को स्टैंडर्ड कहीं पर रख दिया है और उसी स्टैंडर्ड को 1 केजी को मान करके उसका 5 गुना उससे कंपेयर करके हम चीज़ों को ले आते हैं और हम कहते हैं वो 5 केजी हो गया। तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट तभी हो पाएगा जब हमारे पास एक
फिक्स स्टैंडर्ड हो और उसी को कंपेयर करके हम चीजों को मेजर करते हैं। जैसे कि अगर लेंथ बोल दिया जाए कि तुम्हें 10 मीटर कपड़ा खरीद करके लाना है, तो 1 मीटर कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड तो होगा, उसी को कंपेयर करके हम लोग इसे मेजर करते हैं। तो मापन होता है जिसमें कि एक निश्चित मानक हो और उस मानक उस स्टैंडर्ड से हम लोग कंपेयर करके मेजरमेंट कर लेते हैं। कुछ मापक यंत्र के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे कि अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर होता है विमान यानी कि एयरक्राफ्ट्स की ऊंचाई मापने के लिए उपयुक्त यंत्र अल्टीमीटर। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर, वायु की गति तथा उसके दिशा तो विंड स्पीड और उसके डायरेक्शन को चेक करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला एक यंत्र है। ब्यूटेरोमीटर किसी भी फ्लूइड के लुब्रिकेंसी को मापने वाला यंत्र है। किसी भी फ्लूइड का में कितना लुब्रिकेंट इनटेक है, कितना नहीं है, यह ब्यूटेरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोग्राफ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का में जो भी चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो भी चेंज हो रहा है उसको ग्राफ के द्वारा दर्शाने वाला जो होता है वो बैरोग्राफ के द्वारा ही दर्शाया जाता है, याद रख लेना है। कम्यूटेटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट की दिशा को बदलने वाला उपकरण। अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव में चल रहा है तो उसको नेगेटिव में करने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है, ये बात याद रख लेना है। क्रोनोमीटर क्या है? तो पानी के जहाजों में सही समय, पानी के जो जहाज होते हैं उसमें सही एग्जैक्ट टाइम पता करने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है किसी भी पदार्थ के द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापने का एक यंत्र है कैलोरीमीटर। फेदोमीटर क्या है? समुद्र की गहराई मापने वाला एक यंत्र है। ग्रेविमीटर है गुरुत्वीय त्वरण को मापने वाला यंत्र ग्रेविमीटर की कहां पर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये ग्रेविमीटर के द्वारा पता किया जा सकता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का मान किस प्रकार से कहां पर चेंज हो रहा है, तो ये ग्रेविमीटर के द्वारा पता चलता है। फिनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता यानी कि साउंड के इंटेंसिटी और उसके फ्रीक्वेंसी वगैरह को मेजर करने के लिए फिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था डायमेंशनल फॉर्मूला MLT और एंगल को हम लोग थीटा से दिखाते हैं, तो ये अगर आपका फॉर्मूला पता रहेगा तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला आप आसानी से निकाल पाओगे। जैसे कि वेग या चाल, इसका यूनिट तो एक ही होता है, मीटर प्रति सेकेंड, इतना तो आप लोग को पता है। मीटर प्रति सेकेंड, मीटर लंबाई का यूनिट है और इसको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L है, और सेकेंड टाइम का है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला T है। तो L पर यूनिट T हो गया, जब ये L T ऊपर जाएगा तो LT-1 हो जाएगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका? वेग और चाल का। उसी प्रकार से बल का क्या होता है? F = मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और मास का है kg, तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होता है बल का यूनिट हो गया। इतना जैसे ही निकला तो केजी का हम लोग m दे देंगे, मास का m का यानी कि लेंथ हो जाएगा l, और सेकेंड स्क्वायर नीचे है तो ऊपर आने के साथ MLT-2, तो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया MLT-2। तो इस तरह से आप आराम से कुछ भी निकाल सकते हो। संवेग P होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड और मास का होता है kg, तो kg मीटर प्रति सेकेंड जो होता है वो संवेग का यूनिट है। और इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो kg का हो जाएगा m, मीटर का हो जाएगा L और सेकेंड का T-1, MLT-1 संवेग का हो गया। तो इस प्रकार से ये PDF आपको मिल जाएगा, आप एक बार जरूरी से रिवाइज कर लेना। अब हम अगला चैप्टर देखेंगे, गति और गति के प्रकार, यानी कि मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो चलिए इसको देखते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि हमें रिवाइज करना है बहुत अच्छे से, और इसका PDF आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद इसे वीडियो को देख करके आपको पूरा जो होगा रिवीजन हो जाएगा। अगर बात करें गति की, गति या गति की जैसे ही चर्चा होगी तो विराम यानी कि रेस्ट की चर्चा होगी ही होगी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? रिलेटिव है, दोस्त हैं, यार हैं। अगर गति की बात होगी तो विराम की बात होगी ही। विराम यानी कि रेस्ट। रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट तब है जबकि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के सापेक्ष जो है ये अपने पोजीशन को, लोकेशन को जब चेंज नहीं कर रहा होता है, स्थिति को चेंज नहीं कर रहा होता है, तो वो विराम में होता है। और अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्थिति को, अपने लोकेशन को, अपने परिस्थिति को चेंज कर रहा होता है, पोजीशन को, तो वो कहलाता है कि वो गति में है। लेकिन अगर एक बात आपको बता दूं कि गति यानी कि
मोशन और रेस्ट आपस में रिलेटिव हैं, दोनों एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। एकदम ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। कैसे? जैसे कि अगर आप किसी ट्रेन पर बैठ करके, कोई चुन्नू ट्रेन पर बैठ करके कोई पेड़ को देख रहा होता है, और पेड़ भाई साहब जो होता है ये क्या है, ये तो रेस्ट कंडीशन में होता है हमेशा। लेकिन ट्रेन में बैठ करके जब हम इस पेड़ को देखते हैं तो लगता है ये ट्रेन भी हमारे साथ चल रहा है, मतलब मोशन में है। अब बताइए ये मोशन में है क्या? नहीं है। इसका मतलब मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं होता है। ये देखने वाले पर डिपेंड करता है कि किसी भी देखने वाले को कोई वस्तु गतिशील लग सकती है तो किसी के लिए वो स्थिर है यानी कि कांस्टेंट। तो मोशन या फिर रेस्ट आपस में रिलेटिव है, सापेक्ष है, एब्सोल्यूट नहीं है। ये बात याद रखना है। अगर बात करें टाइप्स ऑफ मोशन की तो इसके टाइप्स अलग अलग हैं। एक तो डायमेंशन के आधार पर, जो कि आप जानते हैं एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशन में हम लोग रहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस। तो जब ये केवल अगर एक एक्सिस पर, केवल एक अक्ष के सापेक्ष अगर कोई वस्तु गति करते रहे, सीधी रेखा में गति करते रहे, या तो एक्स में करे या तो वाई में करे या जेड में करे, तो सीधी रेखा में गति को हम एक विमीय गति कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि सड़क पर चलती हुई कार। तो जो सड़क पर चलती हुई कार है ये किस मोशन का एग्जाम्पल है? तो 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। अगला द्विविमीय गति, और एक होता है त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन। बस इतना आपको याद रखना है कि 3 डायमेंशनल मोशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी का भी इस पर कंट्रोल नहीं होता है। ये खुद में इंडिपेंडेंट होता है, आजाद होता है। पंछी बनूं, उड़ते चलूं मस्त गगन में, आज नहीं मैं दुनिया के चमन, मतलब कुछ भी ये इंडिपेंडेंट है, कंट्रोल्ड में नहीं है किसी का। और अगर द्विविमीय गति की बात करें तो ये कंट्रोल्ड में रहता है, ये डिपेंडेंट होता है किसी ना किसी पे, बस आपको इतना याद रखना है। तो द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। देखिए ये जो 2 डायमेंशनल मोशन है तो या तो वो एक्स वाई में गति करेगा, या तो जेड एक्स में गति करेगा, या वाई जेड में गति करेगा, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। और अगर 3 विमीय करे तो एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में ये मोशन कर रहा होता है। तो हमारे चारों तरफ वातावरण में अगर हम मोशन की बात करें तो मान लो कि तुम एक पतंग को उड़ा रहे हो और ये पतंग का लटाई तुम्हारे हाथ में है, और अगर ये लटाई तुम्हारे हाथ में है तो इसका मतलब है कि इस पतंग का जो गति है ये कंट्रोल्ड है, ये डिपेंडेंट है, तुम इसको कंट्रोल कर रहे हो धरती पर रह के। तो इसका मतलब ये जो गति कर रहा है ये 2 डायमेंशन में गति कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू? ये 2 डायमेंशन में गति कर रहा है। लेकिन अगर इस पतंग का डोर टूट जाए यहां से तो ये क्या होगा? ये तुम्हारे कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। 3 डायमेंशन में मोशन कर रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो ये 3 डायमेंशनल मोशन है। जैसे कि कोई पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो क्या इसका कंट्रोल है क्या तुम्हारे हाथों में? नहीं है। तो ये जो मोशन है किस प्रकार का मोशन है? 3 डायमेंशन। लेकिन अगर कोई हेलीकॉप्टर कोई एरोप्लेन अगर उड़ रहा है तो बताओ ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? 3 डायमेंशन है या फिर 2 डायमेंशन है? तो देखो ये उड़ रहा है तो कंट्रोल में है ना, किसी ना किसी के तो कंट्रोल में है, तो ये 2 डायमेंशन मोशन हो गया। लेकिन पक्षी किसी के कंट्रोल में नहीं है तो ये 3 डायमेंशन हो गया। ये बात आपको याद रखना है। अगर बात करें 2 डायमेंशनल मोशन की तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लात मार के कुछ उसको क्या कहते हैं कि डिस्टेंस देकर के मारते हैं तो ये एक जगह से दूसरे जगह पर उड़ते हुए जाता है, तो ये प्रोजेक्टाइल होता है। प्रोजेक्ट हम इसे करते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरह से 2 डायमेंशन मोशन है, क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे पैरों में था, हमने इसे कंट्रोल किया था। हम जितना तेजी से मारेंगे उतना दूर ये जाएगा, इतना आपको पता है। तो चलिए हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की चर्चा करते हैं। आप लोग को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा 1 डायमेंशनल मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या है और 3 डायमेंशनल मोशन क्या है। अब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाने पर वक्र पथ के अनुदिश गति एक कर्व ट्रेजेक्टरी में इस तरह से जो है जब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। किस मोशन में है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में है। प्रक्षेप पे हमने इसे किया है, प्रक्षेप किया है, प्रक्षेप पे गति है। तो इसका ये मोशन होता है जब ये यहां से इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जितना देर तक आकाश में रहा उसे हम उड्डयन काल कहते हैं, और इसको हम लोग दर्शाते हैं T = 2u sin थीटा बाई जी। यहां पर u एक इनिशियल वेलोसिटी है, इसके बारे में आपको पता होगा, कुछ ना कुछ एंगल लेकर के ये जाता है। तो 2u sin थीटा t जोता है। अगर उसके हाइट की बात करें कि कितना हाइट ये उड़ा है तो इसको हम लोग निकालते हैं u² sin² थीटा बाय
2g से। इतना आपको ध्यान में रखना है, एक बार अच्छे से इसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब आप लोग हम सोचते हैं कि पढ़े भी होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो ये एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उड्डयन काल जो होता है वो 2u साइन थीटा बाई जी, वहीं पर h यानी कि हाइट जो होता है वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्षैतिज परास यानी कि ये जो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच कितना दूरी तक ये चला, इसका रेंज जो होता है ये निकालते हम लोग u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी से। देखिए u आपको पता रहेगा, थीटा आपको पता रहेगा, जी आपको पता ही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कुछ भी आपसे अगर पूछे, जैसे रेंज अगर पूछ लिया जाए किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो आप निकालना u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी से। अगर आपको पूछे कि उस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑब्जेक्ट था वो कितनी हाइट को अचीव किया है, ऊंचाई तक गया, तो वो निकालना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g से। अगर बोलेगा कितना टाइम तक वो उड़ते रहा उड्डयन काल, तो वो निकालना है 2u साइन थीटा बाई जी से। जैसे कि उदाहरण के लिए तोप के गोले की गति, तो ये सब के लिए निकालना, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब अगर मोशन की चर्चा करें कि पथ की प्रकृति, किस प्रकार के पथ पर वो चल रहा है, किस प्रकार के पाथ को फॉलो कर रहा है, उस आधार पर अगर हम लोग देखें तो गति के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि अगर कोई रेक्टिलिनियर मोशन में चल रहा है, एकदम बिल्कुल सरल रेखीय गति में चल रहा है, एक रेखा के अनुदिश चल रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं सरल रेखीय गति, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन, सिंपल रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये सुधारण सांप के लिए गति, सांप की जो गति है ये आपका क्या है, एक रेक्टिलिनियर मोशन है, सरल रेखीय गति है। स्थानांतरणीय गति, ये एक ऐसा मोशन है, ट्रांसफरेबल मोशन, जो वस्तु के द्वारा स्थान में परिवर्तन, तो ये तो एक तरह से स्थानांतरीय गति हो गया। घूर्णन गति का मतलब है यानी कि रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन जो होता है उसमें याद रखना है कि रोटेशनल मोशन किसी अक्ष पर ये घूम रहा होता है। क्या करता है, किसी अक्ष पर ये घूम रहा होता है, कोई ऑब्जेक्ट बीच में रहता है और इस तरह से घूम रहा होता है, तो ये आपका रोटेशनल मोशन होता है। किसी भी अक्ष, किसी भी एक्सिस के अराउंड कोई चीज घूम रहा होता है तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि पंखा कोई एक्सिस के अराउंड घूम रहा है तो ये आपका घूर्णन गति है, रोटेशनल मोशन है। आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन, और पीरियोडिक मतलब एक सिंपल पीरियड को फॉलो कर रहा होता है। उस पीरियड, उस टाइम पीरियड में वो क्या होता है, उस जगह पर आता है, फिर उसी सेम टाइम पीरियड में दूसरी जगह पर चला जाता है, फिर उस जगह पर आ जाता है। तो ये उसी तरह से टू एंड फ्रो मोशन करते रहता है। इसको कहते हैं हम लोग आवर्ती गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम की गति होती है एक पॉइंट पर, इसे हम बांध देते हैं और इसको जब हिला करते हैं तो ये इस जगह से इस जगह पर जाएगा, फिर वहां से ये लौट करके आएगा। इस तरह से ये मोशन करते रहता है सेम टाइम ऑफ पीरियड में, तो इसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं और आवर्ती गति कहते हैं, ये याद रखिएगा। वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर पाथ पर, एक वृत्तीय पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है तो इसको किसी सेंटर के अराउंड, तो इसको क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। देखिए घूर्णन गति में किसी अक्ष के अराउंड, किसी एक्सिस के अराउंड कोई गति हो रहा था, लेकिन जो वृत्ताकार गति है, वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, इसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई वस्तु, कोई भी पदार्थ एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में अंतर आप समझ लीजिएगा, वृत्तीय गति और सर्कुलर मोशन और घूर्णन गति की। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, इस जगह से इस जगह पर वो पहुंच गया, इस जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है। सर्कुलर पाथ पर, वृत्तीय पथ पर ये कुछ डिस्टेंस जो कवर किया है, इस जगह से यहां तक पहुंचा, तो ये हम यहां एंगल अगर निकाल लेंगे तो वो हमारा निकल जाएगा उसका वृत्तीय पाथ कितना दूरी उसने तय किया है। तो ये इस तरह से हम लोग पता करते हैं वृत्तीय गति में। अगर बात करें वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा कि इस जगह से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसने कितना डिस्टेंस तय किया। ठीक है, तो वो जब हम निकाल लेंगे तो ये चीज हो जाएगा आपका डेल एस बाय आर, ये डिस्टेंस, ये तो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे ही थे। तो थीटा इज इक्वल टू डेल एस बाय आर हो जाता है। अगर बात करें कोणीय वेग की, तो जब विस्थापन हमको पता चल जाए कि एंगुलर कितना, एंगल यहां पर जब आपका निकल जाएगा, ये आपका चाप हो जाएगा और डिवाइडेड बाय इसका रेडियस।
तो इससे एंगल हमको पता चल जाएगा, चाप बाय रेडियस, चाप बाय रेडियस, इससे एंगल निकल गया। और जब हमें एंगल पता चल जाएगा तो इतना ही एंगल वो वहां चला है जितना एंगल पता चल जाएगा। तो ये कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया। और जब इससे डिस्प्लेसमेंट से आपको वेग निकालने बोल दिया जाए कि कोणीय वेग निकालो, तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो होता है ये आपका वेग होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने थीटा निकाला था, कोणीय विस्थापन थीटा बाय टी, तो ये जब हम निकाल लेंगे तो हमारा वहां से निकल जाएगा कोणीय वेग। कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाय dt। तो ये हमारा निकल जाएगा कोणीय वेग। और जब वेग पता चल जाएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, क्योंकि ओमेगा यानी कि कोणीय वेग पर यूनिट टाइम जो होता है ये एक्सेलरेशन होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन पर यूनिट टाइम, तो पर टाइम में चेंज, तो ये आपका निकल जाएगा कोणीय त्वरण। ये ध्यान में रखना है। चलिए अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे कि दूरी, चाल, विस्थापन, ये सब क्या होता है। अगर बात करें दूरी की, तो दूरी एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बी तक हमको जाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब क्या है कि कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट जो हमने तय किया है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो ये दूरी जो होता है ये पथ की, हम किस पथ को फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम पहुंचे हैं इस रास्ते से, तो इस रास्ते का जो टोटल लंबाई होगा वो जब हम निकाल लेंगे तो उस पथ का दूरी पता चल जाएगा कि दूरी हमने कितना तय किया। तो पथ की कुल लंबाई जो होता है वो डिस्टेंस होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो ये तो आपको पता है कि दूरी की तो हमने बात कर ली कि दूरी क्या होता है। दूरी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके अलावा अगर बात करें डिस्टेंस से रिलेटेड है आपका चाल यानी कि स्पीड, और विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखो डिस्टेंस होता क्या है कि किसी भी पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो भी पाथ को हम फॉलो करते हैं, तो उस पाथ की कंप्लीट लंबाई को जो हम है उसको हम देखते हैं तो वो दूरी निकलता है। चाहे आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में इस रास्ते को फॉलो करो, चाहे इस रास्ते को फॉलो करो, चाहे इस रास्ते को फॉलो करो, जिस भी रास्ते को आपने फॉलो किया है वो कंप्लीट रास्ते की लंबाई हम निकालते हैं तो आपका दूरी निकल जाता है। तो दूरी निकालने के अगर बात करें, इसके असंख्य रास्ते हैं, इन्फिनिट रास्ते हैं, इनफाइनाइट रास्ते हैं, अनंत रास्ते, आप कहीं से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिस भी रास्ते से आप जाओ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो उस रास्ते की कंप्लीट लंबाई जो होती है वो दूरी होती है। और दूरी का चूंकि लंबाई निकालते हैं तो दूरी का यूनिट भी हो गया क्या? मीटर हो गया। और हाँ बता दें कि चूंकि यह लेंथ की बात हो रही है और लेंथ कभी भी जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ दूरी तुमने तय करा है तभी बात आई है, तो हमेशा दूरी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखना। और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन किसी भी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के बीच का जो न्यूनतम दूरी होते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम अगर रिलेशन देखें डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्टेंस या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के या उससे ज्यादा होगा, बड़ा होगा। क्योंकि अगर मिनिमम डिस्टेंस जो होता है, जो न्यूनतम डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच हम जब निकालते हैं तो उसको विस्थापन कहते हैं। और अगर केवल हमने उसी रास्ते को फॉलो किया तो वो दूरी भी हो जाएगा। तो दूरी और विस्थापन सेम हो जाएगा जब न्यूनतम दूरी हमने तय की है, न्यूनतम पाथ को हमने तय करा है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। और इसमें एक डायरेक्शन की बात होती है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सीधी जो रेखा होती है, सीधी रेखा में जो गमन हम करते हैं, जो तय करते हैं ए पॉइंट से, तो सीधी रेखा डायरेक्शन की बात आती है। तो इसीलिए एक ऐसा डिस्टेंस जो कि मिनिमम हो और सीधी रेखा में न्यूनतम दूरी तय करता हो, जिसमें डायरेक्शन की बात आती है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसमें हमने डायरेक्शन की बात करी है, और डायरेक्शन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ये बात याद रखना। जिस प्रकार से हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट केवल पॉजिटिव होता है, तो डिस्प्लेसमेंट ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी तो होता ही होता है। इसका भी यूनिट मीटर में होता है, ये बात आपको पता है।
तो ये चीज हमने देख लिया। अगर बात करें कि विस्थापन के से रिलेटेड आपका हो गया वेग और दूरी से रिलेटेड हो गया चाल। दूरी प्रति दूरी हमने कितना समय में कितना दूरी तय करा है, जब ये हम निकालते हैं तो वो चाल होता है। हमने कितने समय में कितना विस्थापन तय किया, ये जब हम निकालते हैं तो वो आपका वेग होता है, यानी कि वेलोसिटी होता है। तो वेग विस्थापन बटे समय, इसका यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड। और चाल जो होता है वो होता है दूरी बटे समय, यानी कि इसका भी यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड। औसत चाल निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस में हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा औसत चाल निकल जाता है। अगर त्वरण की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, कि कितना वेग जो है हम लोग यहाँ पर किस वेग से हम चल रहे थे, और वेग में जो परिवर्तन होता है उसको जब हम निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो हमारा निकल जाता है एक्सेलरेशन। तो वेग में परिवर्तन की दर होता है हमारा त्वरण होता है डेल वी, यानी कि वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय डेल टी, यानी कि समय में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है। वेग की दिशा में अगर हम वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वो पॉजिटिव त्वरण होता है, और वेग के विपरीत दिशा में अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो वो नेगेटिव होता है। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो वो नेगेटिव त्वरण होता है, जिसे कि रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो दूरी, चाल, विस्थापन, त्वरण, वेग, ये सब आपको पता ही होगा, बाकी आप लोग इसे रिवाइज कर लोगे। एक समान तथा असमान गति में समान समय अंतराल में, ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल में जो समान दूरी तय किया जाता है उसे एक समान वेग कहा जाता है। और समान समय अंतराल में अगर असमान दूरी, अलग अलग दूरी हम तय करते हैं तो उसको असमान गति कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बात आपको पता है। अब हम कुछ ग्राफ पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि दूरी समय ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जो डिस्टेंस और टाइम जो ग्राफ होता है, इससे क्या निकलता है? क्योंकि हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये इससे हम क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला, यानी कि चाल का। तो हमेशा याद रखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम चाल यानी कि स्पीड का पता करते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब कभी भी इस तरह से ग्राफ आपको दिखे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से मोशन चल रहा है, तो इसमें जब जीरो टाइम पर डिस्टेंस भी हमारा क्या था? जीरो था। फिर हमने टाइम बढ़ाया, 1 सेकेंड पर हमारा डिस्टेंस भी हमने उसी रेस्पेक्ट में हमारा बढ़ रहा है। जितना हम समय बढ़ रहे हैं उतना ही हमारा दूरी बढ़ रहा है, जितना समय हम बढ़ रहे हैं उतना ही दूरी हमारा बढ़ रहा है। तो जब इसको हम मिलाते हैं तो हमें मिलता है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और जो ये सीधी रेखा में जो ग्राफ मिल रही है कि एक निश्चित समय अंतराल के साथ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड इस तरह से जब बढ़ रहे हैं, उसी रेस्पेक्ट में हमारा दूरी भी बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक समान चाल का ग्राफ। अगर यहां पर इस तरह का आपको ग्राफ दिख रहा है कि पहले क्या हुआ कि जो समय और दूरी का जब ग्राफ हम देखते हैं तो इससे तो चाल का ही पता चलता है। समय के साथ ये धीरे धीरे इस तरह से आप देख रहे हो कि जो चाल है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। समय के साथ चाल जो है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जिस जीरो टाइम पर ये दूरी जो था वो जीरो था, फिर हम जब समय को बढ़ा रहे हैं तो दूरी यहाँ पर था, फिर समय को जब हमने बढ़ाया तो दूरी यहाँ है। और आप यहाँ पर ये देखो कि इस समय पर दूरी अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या है? बढ़ती हुई चाल से कोई वस्तु गति कर रही है, तो ये इसका ग्राफ है। और ये वाला ग्राफ क्या है? घटती हुई चाल। हर समय पर आप देखोगे कि चाल हमारा घट रहा है, तो ये ग्राफ आपका घटती हुई चाल से गतिमान वस्तु, और ये है असमान चाल का यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ये ग्राफ है। ये इस तरह से आप लोग देख सकते हो। उसी तरह से वेग समय ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिस प्रकार से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड निकालते हैं, तो वेग समय ग्राफ चूंकि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, तो इससे हम लोग वेग समय ग्राफ से हम त्वरण निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी हमें यहां से पता चलता है। तो इतना आप लोग को याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन का पता चलता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें स्पीड का पता चलता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये टाइम है, टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी स्पीड एक्सिस है, और जब इस पर एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन आप ग्राफ देखोगे तो ये किसका ग्राफ है?
एक समान त्वरण का। कैसा? एक समान यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये ग्राफ है कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जब हम वेलोसिटी देखते हैं कि जीरो टाइम पर हमारा वेलोसिटी जीरो है, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसी रेस्पेक्ट में हमारा वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। तो मतलब वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है, लेकिन समान रूप से हो रहा है, एक समान त्वरण का ये उदाहरण है। अगर इसी तरह से ये कैसा चेंज है? तो ये बढ़ता हुआ त्वरण है, ये एक असमान वेग का उदाहरण है, बढ़ता हुआ त्वरण है। ये जो होगा ये घटता हुआ त्वरण है, और ये परिवर्ती त्वरण जिसे कि हम वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं, तो ये हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी में चेंज जो हो रहा है ये वेरिएबल टाइप का हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये परिवर्ती त्वरण का एक ग्राफ है। चलिए इतना आप लोग को ग्राफ से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर कुछ लाइन इक्वेशन होते हैं, मोशन के, गति के समीकरण होते हैं, तो इससे सवाल पूछ लिया जाता है। देखिए आपको पता है जी जो होता है ये क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि आपको ये भी पता है हर एक प्लैनेट, हर एक ग्रह का एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिस बल के द्वारा वो हर एक ऑब्जेक्ट को खींच रही होती है। तो जिस गुरुत्व फोर्स के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट धरती जो है अपनी तरफ खींचती है उसको गुरुत्वीय त्वरण जी के रूप में हम इसे दर्शाते हैं। तो अगर जी से हम लोग गुरुत्वीय त्वरण मुक्त रूप से कोई भी फ्री फॉल कोई बॉडी है तो वहां पर जब वो गति करती है तो उसका क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्या क्या इक्वेशन हो सकते हैं? तो एक आपका v = u + gt। जी क्या है? जहां पर जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी यानी कि आरंभिक वेग। वी क्या है? अंतिम वेग। तो इस तरह से जब आपको दिया रहेगा सवाल दिया रहेगा, आपको अलग अलग टर्म दिए रहेंगे, कुछ अननोन टर्म्स आपसे पूछा जाएगा, कुछ नोन दिया रहेगा, और उससे जो नहीं दिया रहेगा वो आपको निकालने बोलेगा। तो फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो आप आसानी से निकाल पाओगे। यहां पर h क्या है? ये एक तरह से हाइट है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही हो गया। तो ये h = ut + ½ gt² होता है, और एक फॉर्मूला इसका है v² = u² + 2gh। और इसी को जब हम एक समान त्वरित गति से समीकरण में देखें, इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो ये हम g के जगह पर केवल a रख देंगे, और डिस्प्लेसमेंट जहां पर ये h था उसे हम डिस्प्लेसमेंट s से दर्शाते हैं। तो वो निकल जाता है v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as, जहां पर a है एक्सेलरेशन, s है डिस्प्लेसमेंट, u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी। तो ये मोशन के आपके रिवीजन हुए। अब हम चलते हैं फोर्स तथा न्यूटन ने से रिलेटेड जो भी नियम दिए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे, बल तथा न्यूटन की गति के नियम, तो ये हम लोग देखेंगे। बाकी हम एक एक करके चीजों को देख रहे हैं, आराम से आप लोग इसे देखिएगा, पीडीएफ को पढ़िएगा एक बार, और उसके बाद मॉक टेस्ट जब हम आपका करवाएंगे ल्यूसेंट से, ल्यूसेंट के फिजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूं, बिल्कुल निचोड़। उसके अलावे प्रैक्टिस सेट भी होगा, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जल्दी से जल्दी हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। तो अगर बात करें फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसा बाह्य कारक है जिसके द्वारा स्थिति, किसी भी वस्तु की स्थिति, उसके आकार या दिशा में परिवर्तन किया जा सके। एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है फोर्स जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की पोजीशन को, उसके साइज को, उसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बच्चा एक टेबल पर क्या लगा रहा है? एक बल लगा रहा है, एक बाह्य बल लगा रहा है, जिससे कि ये इसके स्थिति को इस जगह से इस जगह पर ये क्या कर रहा है? इसको फोर्स के द्वारा इसके लोकेशन में, इसके पोजीशन में चेंज कर पा रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दे तो इसको तोड़ भी सकता है, तो इसके आकार में भी चेंज कर सकता है और दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है, ये बात आपको पता है। फोर्स का अगर एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स का एसआई यूनिट, बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है ये आपका डाइन होता है, ये बात आपको पता है। चलिए अगर बात करें कि प्रकृति के जो भी नेचर में फंडामेंटल जो फोर्सेज हैं, तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। आपको बता दें कि वीकेस्ट फोर्स होता है ये अपने फंडामेंटल फोर्सेज में गुरुत्वाकर्षण बल। अगर बात करें
कि गुरुत्वाकर्षण बल के रेंजेस की, तो ये इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, और अंतरिक्ष में सभी वस्तुएं जो चल रही हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही चल रही है, ये बात आपको पता है। दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो किसी भी परमाणु, किसी भी ऑब्जेक्ट के परमाणु में जो छोटे कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो है ये दुर्बल नाभिकीय बल के द्वारा आपस में कनेक्टेड है, ये बात आपको पता है। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये जो है ये जितने भी आवेशित कण होते हैं, जो आयोनाइज्ड, जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, उसके बीच लगने वाले फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। चार्ज्ड पार्टिकल के बीच, आवेशित कणों के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। और एक होता है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो ये आपका जैसे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, भारी मूलभूत कण होते हैं, तो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं उसके बीच नाभिकीय बल जो लगा रहता है वो आपका न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल के एग्जाम्पल है। तो ये सब आपको बता दें कि चार मूलभूत जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, ये आपके चार फंडामेंटल फोर्सेज हैं। और इन चारों फंडामेंटल फोर्सेज में सबसे वीकेस्ट फोर्स आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, और अंतरिक्ष में सभी वस्तुएं इसी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा संचालित हो रही है, ऑपरेट हो रहा है। अगर बात करें बलों के, फोर्स के प्रकार की, तो ये दो तरह के, ये देखिए संपर्क बल और असंपर्क बल, यानी कि कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अगर वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने पर जो लगने वाला बल है, वास्तविक संपर्क यानी कि रियल कॉन्टेक्ट में आने के बाद लगने वाला बल संपर्क बल होता है, ये बात आपको पता है। और असंपर्क बल, बिना रियल कांटेक्ट के जो बल वस्तुओं पर लगता है, जो फोर्स लगता है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। जैसे कि चुंबकीय बल, चुंबकीय बल के लिए जरूरी नहीं है कि हम दो वस्तुओं को आपस में चिपकाएं तभी उस पर बल लगेगा, बल्कि दूर से भी इन पर आपस में चुंबकीय बल के द्वारा बल लगता है, तो यह एक प्रकार का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। स्थिर विद्युत बल यानी कि ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज अगर दूर दूर भी बैठे हुए हैं तो इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। गुरुत्वाकर्षण बल भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। दो मास के, दो द्रव्यमान के वस्तु के बीच हमेशा बिना किसी कांटेक्ट के भी एक गुरुत्वाकर्षण बल लगते रहता है, तो एक आकर्षण बल है, गुरुत्व बल है, ये एक नॉन कांटेक्ट का एग्जाम्पल है। नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बल, एक जो आकर्षण बल है, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स में चुंबकीय बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, नाभिकीय बल है, तो ये एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम के आधार पर फोर्सेज, एक संतुलित बल है और एक असंतुलित बल है। एक से अधिक बल अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कार्य कर रहे हैं, एक से अधिक बल, और जब हम इसका रिजल्टेंट निकालें तो इस सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट परिणाम शून्य हो और इस वस्तु का स्थिति भी परिवर्तित ना हुआ हो, तो उस स्थिति में जो लगा हुआ बल है इसे हम संतुलित बल कहते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी टग ऑफ वॉर गेम देखा हो तो यहां पर दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाता है। बहुत सारे इसमें पहलवान जो होते हैं रस्सी खींचते रहते हैं, बहुत सारे पहलवान रस्सी खींचते रहते हैं, और अगर दोनों तरफ ना इधर कोई रस्सी खिंचा रहा है ना इधर रस्सी खिंचा रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स एक से ज्यादा लग रहा है, लेकिन दोनों तरफ से जो है रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो है, क्योंकि परिवर्तन जो हो रहा है इसके स्थिति में चेंज नहीं हो पा रहा है, तो इस समय पर यहां पर जो बल लग रहा है वो संतुलित बल का एग्जाम्पल। लेकिन अगर किसी साइड वाले ने ज्यादा फोर्स लगा दिया और इधर से इसका लोकेशन, इसका पोजीशन चेंज हो जाए और स्थिति में परिवर्तन हो जाए, तो इस समय पर इस फोर्स को असंतुलित बल कहेंगे। इक्विलिब्रियम में ना होकर के ये नॉन इक्विलिब्रियम में आ गया तो ये असंतुलित बल होता है। और इस स्थिति में बस ये याद रखना है कि वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो जाती है, परिणामी बल जो होता है वो शून्य नहीं रहता, ये बात याद रखना है। और एक है पथ के आधार पर बलों के प्रकार, पाथ उसने कौन सा फॉलो किया है, तो एक होता है संरक्षी बल यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स असंरक्षी बल। तो देखिए, पथ के आधार पर प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है संरक्षित बल, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल और
चुंबकीय बल ये पथ पर निर्भर नहीं करता। तो ये किस पथ से आप जा रहे हो इस पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षी बल इस पर निर्भर नहीं करता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्व रहेगा हमेशा, जितना इसको लगना है उतना लगेगा ही। आप किस पथ की बात कर रहे हो पाथ पर ये डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल। लेकिन अगर बात करें घर्षण बल की तो फ्रिक्शन बल जो है ये हमेशा एक पाथ पर, पथ पर, रास्ते पर कहां लग रहा है उस पर डिपेंड करता है, बिना पाथ के ये डिपेंड नहीं करेगा, इसका कोई औचित्य नहीं है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, श्यान बल, ये सब जो है एक असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, जड़त्व की बात करते हैं। जड़त्व यानी कि इनर्सिया, इनर्सिया जो दिया गया है, ये टर्म जो दिया गया ये गैलीलियो के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा दिया गया है। और इनर्सिया का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हो उस परिवर्तन का वो विरोध करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी स्थिति में है वो हमेशा उसी स्थिति में रहना चाहता है। ये किसके कारण? जड़त्व के कारण। अगर वो गति में है तो गति में रहना चाहेगा, अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहना चाहेगा, लेकिन अपने स्थिति में वो परिवर्तन नहीं करना चाहता। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये उसके इनर्सिया के कारण, जड़ता के कारण, जड़त्व के कारण होता है। और ये जड़त्व का जो कॉन्सेप्ट है ये गैलीलियो साहब ने दिया, ये बात आपको याद रखना है। और जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान से कैसे संबंधित है? तो दोस्त के जैसा संबंधित है। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व होता है, उतना ज्यादा इनर्सिया होता है। तो याद रखिएगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्सिया होगा, ये बात आपको याद रखना है। जड़त्व का मतलब हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अब कोई खुश हो या हो खफा। तो मतलब अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध होता है जड़त्व के कारण, ये बात याद रखना है। तो हमने कहा इसके टाइप्स क्या है? तो विराम का जड़त्व यानी कि इनर्सिया एट रेस्ट, इनर्सिया एट डायरेक्शन और इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, और इनर्सिया एट मोशन। तो गति का जड़त्व होता है, दिशा का जड़त्व होता है और विराम का जड़त्व होता है। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, तो वो उसका विराम का जड़त्व कहलाएगा। जैसे कि कंबल को अगर हाथ में पकड़कर डंडे से पीटा जाए तो धूलकण अलग होने लगते हैं। जैसे कि कंबल में जो धूलकण थे वो क्या है? विराम अवस्था में रहना चाहेगा भाई, चूंकि कंबल में पड़ा हुआ है। अब जब इसको डंडा से हम पीटने लगेंगे तो कंबल आएगा विराम से गतिशील अवस्था में, लेकिन धूलकण चाहेगा कि हम कहाँ रहें? विराम अवस्था में ही रहें। तो ये अपने विराम अवस्था में रहने के कारण कंबल से हटने लगता है, तो धूलकण हटने लगते हैं। ये किस कारण होता है? विराम के जड़त्व के कारण, इनर्सिया एट रेस्ट के कारण। दिशा का जड़त्व यानी कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रहा है उसी दिशा में वो रहना चाहेगा। अगर उसका दिशा में परिवर्तन होगा तो दिशा के जड़त्व के कारण उस दिशा का वो विरोध करता है, तो ये दिशा के जड़त्व के कारण होता है। जैसे कि चलती हुई बस, अगर कोई बस चल रहा है और वो वक्राकार यानी कि कर्व मोड़ पर जब वो मुड़ता है तो मुड़ने से यात्री केंद्र के बाहर की ओर मुड़ जाता है। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई बस इस दिशा में चल रहा था, जिस दिशा में चल रहा था, वो चाहेगा कि हमेशा उसमें जो यात्री है उसी दिशा में चल रहा है, वो चाहेगा इसी दिशा में हम रहे, इसी दिशा में। लेकिन जैसे ही वो मोड़ लेगा, शार्प मोड़ पर, टर्न पर, तो क्या होगा? बस ने दिशा चेंज किया, लेकिन वो जो यात्री है या उसमें जो बैठे हुए वो चाहेगा कि हम इसी डायरेक्शन में चले जिस डायरेक्शन में चल रहा था। तो ये मोड़ तो बस ने इधर लिया, लेकिन उसको लगेगा कि सब कोई बाहर की ओर, उधर की ओर जाए। तो ये किस कारण से होता है? तो ये दिशा के जड़त्व के कारण होता है, और सारे यात्री केंद्र से बाहर की ओर जो है लगते हैं, झुक जाते हैं। तो ये दिशा के जड़त्व के कारण। गति का जड़त्व क्या होता है? चलती हुई बस में अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकेंगे। तो जब कोई बस चल रहा है, ठीक है, जब कोई बस चल रहा है तो इसमें जितने भी यात्री थे वो भी गतिशील अवस्था में थे, लेकिन जैसे ही इसमें ब्रेक आया तो यात्री सोचेंगे कि नहीं, हम तो भाई चल रहे थे तो चलेंगे ही, तो सब कोई आगे की ओर झुक जाता है। तो ये गति के जड़त्व के कारण होता है। अच्छा, अब हम देखेंगे न्यूटन के कुछ नियम्स को। तो देखिए, न्यूटन भाई साहब ने आइजैक न्यूटन के द्वारा 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक बुक में अपने 3 नियम को, इन्होंने मोशन से रिलेटेड, गति से रिलेटेड 3 नियम को दिया। तो न्यूटन के जो पहला नियम है उस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्सिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसी से कनेक्ट करके इन्होंने, न्यूटन भाई साहब ने पहला नियम दिया था। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगा, अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगा, जब तक कि अगर
अगर उस पर कोई बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तब तक वो अपनी ही स्थिति में रहती है। इसी को कहा जाता है न्यूटन का पहला नियम। और इस नियम के द्वारा हमने बल की परिभाषा, याद रखिएगा बल यानी फोर्स के बारे में हमने देखा था कि बल एक ऐसा फैक्टर है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु के स्थिति, उसके साइज, उसके डायरेक्शन, उसका में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये परिभाषा प्रथम नियम से हमें मिलती है। न्यूटन साहब का दूसरा जो नियम है, इस नियम में इन्होंने कहा कि जो बल है, जो फोर्स है, वो संवेग में परिवर्तन की जो दर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो देखिए संवेग क्या होता है, P = m × v, और जब इसका परिवर्तन होगा dp/dt तो क्या होगा, m एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और हम वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, वो चेंजेबल वेरिएबल है, तो m dv/dt। और dv/dt के बारे में हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेग में परिवर्तन की दर एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो जो न्यूटन भाई साहब ने बताया F = हमारा क्या निकल गया, मास × एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का दूसरा नियम बताता है, F = m × a, F = ma, F = ma, ये न्यूटन का दूसरा नियम बताता है। और इस नियम के द्वारा हमें बल का इक्वेशन का पता चला, बल के फॉर्मूला के बारे में पता चला। पहले नियम से हमें बल की परिभाषा के बारे में पता चला था, ये बात आपको पता चला। देखिए अगर बात करें बल के यूनिट को न्यूटन से दिखाते हैं, लेकिन अगर इसको और तोड़े तो मास का हो जाता है केजी और एक्सेलरेशन का हो जाता है मीटर/सेकंड²। तो केजी मीटर/सेकंड², बल का क्या हो गया, यूनिट हो गया। और अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें तो केजी का होगा m, मीटर का होगा l, और सेकंड का होगा t-2। तो mL/t-2 बल का क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अगर बात करें बल के बारे में तो देख लिया। अगर ये इंपल्स की बात करें, इंपल्स यानी कि आवेग, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर बहुत टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए लगाया गया जो फोर्स होता है, उसको जब हम निकालते हैं तो वो उसका इंपल्स कहलाता है, आवेग कहलाता है इंपल्स। तो ये फोर्स इनटू स्मॉल टाइम वो होता है आपका शॉर्ट टाइम इंस्टेंटेनियस टाइम, ये जब हम निकालते हैं तो वहां का आवेग निकलता है। और इंपल्स का जो यूनिट होता है वो फोर्स का हो गया न्यूटन, और टाइम का हो गया सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड हो गया आवेग का मात्रक। और आवेग के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि कैच लेते समय हाथ को पीछे खींचना, कैच लेते समय हाथ को हम पीछे क्यों खींचते हैं, ये हम देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें संवेग संरक्षित करने के लिए, संवेग संरक्षण के लिए, या फिर इसमें इंपल्स का प्रिंसिपल आता है, कॉन्सेप्ट आता है फोर्स का। तो ये सब जो है द्वितीय नियम से ही कनेक्टेड है, ये बात आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तीसरे नियम की, तो तीसरा नियम जो है न्यूटन का, ये एक्शन रिएक्शन का नियम है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना एक्शन फोर्स हम लगाएंगे उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमारे ऊपर भी लगेगा। ये बात न्यूटन ने तीसरे नियम में बताया था। और इसका एग्जांपल है जैसे रॉकेट प्रोपोर्शनल। तो रॉकेट ने क्या करा, अपने इस ईंधन के द्वारा, फ्यूल के द्वारा धरती पर जितना फोर्स लगाया, इसने भी इसके ऊपर उतना फोर्स लगाया, उतना ही सेम फोर्स लगाया, तो रॉकेट ऊपर उठ जाता है। तो ये आपका कहलाता है तीसरा नियम। अच्छा, अगर बात करें रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, तो संवेग हम जानते हैं P = m × v, मास इंटू वेलोसिटी। कोई भी वस्तु के पास जो मास है और वो किसी वेलोसिटी के साथ v वेलोसिटी के साथ गति कर रहा है, तो उसमें एक संवेग आता है, एक मोमेंटम आता है। तो ये रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की अगर बात करें कि याद रखिएगा हमेशा लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व है, संवेग अगर संरक्षित है, तो उस समय पर पूरा सिस्टम का जो कुल बल होता है, टोटल बल, वो हमेशा 0 होगा। कुल रेखीय संवेग संरक्षित होने का मतलब है कि ये कभी भी खत्म नहीं होता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, प्रकृति का एक मूलभूत नियम है कि संवेग संरक्षित होगा। टकराने से पहले कुल संवेग और टकराने के बाद कुल संवेग जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो आपस में बराबर होता है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस पर आधारित है। इसमें टोटल जो फोर्स होता है सिस्टम का वो 0 होता है, कुल बल 0 है। उसके अलावा हमने देखा कि कुल इसमें रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। प्रकृति का, नेचर का ये फंडामेंटल रूल है कि हमेशा संवेग संरक्षित रहेगा। टकराने से पहले, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने से पहले और टकराने के बाद जो होता है टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, बराबर होता है। अगर बात करें नाव के किनारे से
कूदने पर नाव का पीछे हटना, इस तरह से ये एक संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर यह कार्य करता है। साथ ही साथ ये जो रॉकेट की हमने बात करी है, रॉकेट प्रक्षेपण, रॉकेट प्रोपल्सन, ये भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सब आपको पता होगा। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि एक ऐसा फोर्स जो कि कांटेक्ट फोर्स का यह एग्जाम्पल है, फ्रिक्शन फोर्स। और अगर इसके बारे में बात करें तो यह एक विरोधी बल है, यानी कि एक रेजिस्टेंट फोर्स है जो कि स्पर्श रेखीय दिशा में कार्य करता है। यानी कि यह एक जहां पर हम ये एक ऐसा रेजिस्टेंस फोर्स है जो हमारे चलने को, हम जिस जगह पर टच कर रहे हैं, जिस जगह पर फोर्स लगा रहे हैं, उसके ऑपोजिट यह एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। कांटेक्ट सरफेस के बीच यह फोर्स लगने वाला घर्षण बल, कांटेक्ट सरफेस। मान लीजिए कि दो वस्तु आपस में एक दूसरे के ऊपर फ्लोट अगर करे, एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, तो ये अगर इस तरफ जाने का कोशिश करेगा तो इसके ऑपोजिट, इसके डिस्प्लेसमेंट, इसके मूवमेंट के ऑपोजिट एक फोर्स लगता है इस गति को विरोध करने के लिए, जिसे घर्षण बल कहा जाता है। और ये डिपेंड करता है सतह की, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा डिपेंड करेगा सतह की प्रकृति पर, यानी कि सरफेस का नेचर कैसा है, क्या यह एक खुरदरी सतह है या फिर स्मूथ या फिर चिकनी सतह है, इस पर डिपेंड करता है घर्षण बल। घर्षण बल के टाइप्स की अगर चर्चा करें तो ये स्टैटिक घर्षण होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, और एक होता है गतिज फ्रिक्शन जिसे काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो ये तीन टाइप है। अगर बात करें घर्षण के कारण की, रीजन्स ऑफ फ्रिक्शन की, तो पहला कारण है सतह की अनियमितता, यानी कि अगर कोई सरफेस इरेगुलर है तो वहां पर क्या होगा, घर्षण बल लगेगा। इरेगुलर यानी कि उसमें उभार, गर्त इस तरह से चिकनी नहीं है तो वहां घर्षण लगता है। दूसरा है आणविक सिद्धांत, यानी कि मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल पर अणुओं के बीच एक आकर्षण जो होता है, यह भी घर्षण का एक रीजन है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट, उसके मूवमेंट के ऑपोजिट ये घर्षण बल लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अणुओं के बीच एक आकर्षण बल लग रहा होता है, और यही आकर्षण बल घर्षण बल का रीजन होता है। ठीक है। और चिकनी सतह, जो चिकनी सतह होता है, स्मूथ सरफेस, उसमें अंतराण्विक बल अधिक होता है, जिस कारण से कि वहां पर घर्षण बल कम लगता है। अगर तीसरे कारण की बात करें तो गुरुत्वीय बल, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यह भी एक घर्षण का कारण है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी हम लोग सब पृथ्वी से चिपक करके, पृथ्वी की सतह से चिपक करके चल पाते हैं, और जब गुरुत्वीय बल है तभी जाकर के घर्षण बल भी लग पा रहा है। अगर गुरुत्वीय बल ना होता तो हम आकाश में होते और फिर कोई घर्षण बल का कारण ही नहीं बन पाता, प्रिकॉन्सेप्ट ही नहीं आता, क्योंकि घर्षण बल तभी होता है जब कांटेक्ट सरफेस पर हम साथ साथ चल रहे होते हैं। तो गुरुत्वीय बल भी एक रीजन है घर्षण बल का। अच्छा, हमने ये तीन टाइप्स देखे थे घर्षण के, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर बात करें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, एक मिनट इसे मैं यहां पर, हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से किसी सरफेस पर रखा हुआ है, तो यहां पर क्या होता है कि अगर हमने एक फोर्स इस पर अप्लाई किया, एक फोर्स हमने इस पर अप्लाई किया कि ये मूव कर जाए इस डायरेक्शन में, और इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट इसको रोकने के लिए एक फोर्स यहां पर तुरंत लगेगा, जिसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और इस कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट का क्या होता है, नीचे की ओर एक वेट लग रहा होता है, जिसको कि mg कहते हैं, और इस mg, इस वेट के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगता है, अभिलंब रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसे n से हम लोग दिखाते हैं। इतना आप लोग को पता है। तो जो अप्लाइड फोर्स होता है, मान लीजिए कि हमने यहां पर फोर्स अप्लाई इस पर किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, ये मूव कर जाए, ये थोड़ा सा खिसक जाए, तो खिसकेगा तो इसको अपोज करने के लिए, इस खिसकने की, इसके गति को अपोज करने के लिए एक फोर्स यहां पर लगना शुरू हो गया, अप्लाई तुरंत आ गया एक्शन में, जिसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो जब तक कि ये मूवमेंट ना हो, जब तक कि ये विराम अवस्था में है, तब तक जो फोर्स यहां पर लग रहा है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इतना आपको याद रखना है कि जब तक हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद भी ये विराम अवस्था में ही है, रेस्ट कंडीशन में ही है, उस समय लगने वाले फोर्स को, फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन
अगर यहां से इस पर इतना हमने अप्लाई किया फोर्स कि ये थोड़ा सा खिसक गया, थोड़ा सा क्या हुआ, खिसक गया, मतलब कि ये मूवमेंट जो था ये स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हमने लगाया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम मान, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम मान जिसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर जाएगा, उस मैक्सिमम मान को यहां पर इसका लिमिटिंग वैल्यू, इसका सीमांत वैल्यू और इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। तो सीमांत घर्षण क्या है, गति प्रारंभ होने के पश्चात स्टैटिक घर्षण का, स्टैटिक फ्रिक्शन का वो अधिकतम मान जिसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है गति में आ जाए, तो उस फ्रिक्शन को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का, स्टैटिक घर्षण का अधिकतम मान जिसके बाद ये मूवमेंट इसमें आ जाएगा, ये गति करने लगेगा, तो उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये आर के रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो ये आप आर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसे आर से भी दिखाते हैं, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आप याद रखिएगा, एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिलंब प्रतिक्रिया बल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये आपको याद रखना है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। अगर बात करें डायनेमिक फ्रिक्शन की, तो अब क्या हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद जब हमने इस पर फोर्स लगा दिया तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, गति करना शुरू कर देगा। तो अब जो वहां पर फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम लोग कहेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। गतिशील अवस्था में उसको अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको कहते हैं गतिज फ्रिक्शन। गतिशील अवस्था में कोई वस्तु है उसको रोकने के लिए, उस गति को रोकने के लिए विरोध जो करता है उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। ये बात आपको पता होना चाहिए। डायनेमिक फ्रिक्शन के दो टाइप हैं, सर्पी घर्षण जिसको, और एक होता है लोटनिंग घर्षण। तो ये दो टाइप होता है डायनेमिक फ्रिक्शन के। और सर्पी घर्षण का मतलब है सरकने के कारण, जैसे ही सरक रहा है तो सरकने के कारण जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो आपका कहता है सर्पी घर्षण। और लुढ़कने के कारण, अगर कोई गोल इस तरह से राउंड शेप में अगर ऑब्जेक्ट है और ये लुढ़क रहा है, इस समय जो इसका ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको लोटनिंग घर्षण कहते हैं। तो गतिज घर्षण के दो टाइप है, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण है लुढ़कने के कारण उत्पन्न होता है और सर्पी घर्षण सरकने के कारण उत्पन्न होता है, इतना आपको याद रखना है। अगर बात करें घर्षण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, कि ये क्या होता है, ये होता है घर्षण बल बटे अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बराबर। तो ये बात आपको याद रख लेना है कि म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ बाय आर, और एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो वो म्यू आ जाता है। ये म्यू क्या है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है। जब इसे हम आप रीअरेंज करोगे तो ये आपको मिल जाएगा सारे के सारे एक्सप्रेशन फ्रिक्शन के, ठीक है। अब यहां पर देखिए कहा जाता है कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये डिपेंड करता है, इसी पर डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्शन लगेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है तो घर्षण गुणांक का मान भी ज्यादा होगा। अगर अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है ये कम है तो घर्षण गुणांक ज्यादा होगा, अगर ज्यादा है तो घर्षण गुणांक कम होगा। इस तरह से आप समझ सकते हो। बस इतना समझो, घर्षण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना अपना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और उसी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वहां कितना घर्षण बल लग रहा होगा। जैसे कि कुछ पदार्थ है, पृष्ठों के पदार्थ, कांच के ऊपर अगर कांच रखा हुआ है तो कांच के ऊपर अगर कांच रखा है तो क्या ये तुरंत सरकता है क्या? क्या आपने कभी देखा है कि एक कांच के ऊपर दूसरा कांच रखा है और वो सरक जाए अचानक से? नहीं। तो इसका मतलब है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, ये इसको सरकने नहीं दे रहा है और इसको रोके रखा है इसमें फ्रिक्शन। तो इसका सीमांत घर्षण का मान 0.95 है, ये बात आप देख लेना। और गतिक घर्षण गुणांक मतलब गतिक घर्षण गुणांक का मतलब होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन एक हुआ, और जब गति में आ जाता है कोई ऑब्जेक्ट उस समय जो घर्षण गुणांक काम कर रहा है वो होता है गतिक घर्षण गुणांक, तो उसका होता है 0.40, मतलब कि इसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, जिस कारण से कांच के ऊपर कांच आसानी से सरकता नहीं है। वही देखिए स्टील के ऊपर स्टील, इसका देखिए घर्षण गुणांक 0.15 बहुत कम है, और घर्षण गुणांक बहुत कम है तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कम लगता है। और एक स्टील के ऊपर दूसरा स्टील अगर इसको हम सरकाने का कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी सरकता है, ये बात आप जानते होंगे।
लकड़ी के ऊपर लकड़ी, ये भी बहुत जल्दी सरकता नहीं है जिस प्रकार से, तो ये 0.50 होता है। पत्थर के ऊपर लकड़ी, ये भी 0.50 घर्षण गुणांक, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। सूखी कंक्रीट के ऊपर रबर का टायर, तो सूखी कंक्रीट, कोई सूखी कंक्रीट है उसके ऊपर रबर का टायर अगर रखा हुआ है तो इसका घर्षण गुणांक सबसे ज्यादा आप यहां पर देख पा रहे हो 1 है। ये इसमें बहुत जल्दी आप फ्रिक्शन, इतना फ्रिक्शन फोर्स है, रफ सरफेस है, खुरदरी सरफेस है और इस कारण से इसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है और इस कारण से इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, और ये आपका 0.70 गतिक घर्षण गुणांक है। स्टील पर तांबा, तो ये आप इसे देख सकते हैं। घर्षण के कुछ लाभ क्या क्या है, तो घर्षण के लाभ है कि हम धरातल पर, सरफेस पर चल पा रहे हैं। ये किस कारण से, अगर घर्षण ना होता तो हम चल नहीं पाते, हम सड़क करके गिर जाते। तो धरातल पर हम चल पा रहे हैं क्योंकि घर्षण है वाहनों का, जो ये तीव्र गति आप देख पा रहे हो ये घर्षण के कारण ही है। वाहनों की गति को कम करना है, अगर ब्रेक लगाना है, घर्षण ना होता तो वो रुक भी नहीं सकता था, तो ये भी हो पा रहा है। बलों का स्थानांतरण यानी कि फोर्स ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, किस कारण से, घर्षण के कारण। क्यों, ब्लैक बोर्ड पर चौक के द्वारा हम लिख पा रहे हैं, ये भी घर्षण के द्वारा। भवन निर्माण में भी आवश्यक है घर्षण। अगर दीवार में कील हम गाड़ रहे हैं, अगर घर्षण नहीं होता तो घर्षण फोर्स ही है जो कि उसके कारण ये दीवार में कील जा रही है। तो घर्षण के ये लाभ हैं, धरातल पर हम चल पा रहे हैं, वाहनों की गति को कम करना या वाहन चल पा रहा है, ये सब जो है घर्षण के कारण है। घर्षण की हानि क्या है, इसके क्या क्या लॉसेज हैं, तो घर्षण के कारण जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ज्यादा होता है, मशीनों का एफिशिएंसी कम हो जाता है, मशीनों के पुर्जे, मशीनों के जो इक्विपमेंट्स पार्ट्स होते हैं वो घिस जाते हैं जिसके कारण उसका एज कम हो जाता है, ये बात याद रख लेना है। घर्षण बढ़ाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो घर्षण अगर ज्यादा होगा तो स्मूथली हम रोड पर चल पाएंगे। तो पहियों में क्या करना होगा, अनियमित इरेगुलर जो है प्रक्षेप हमें देना होगा। इस तरह से आप देखते होंगे पहियों में ग्रुप्स आप देखते होंगे, ये किस कारण से होता है कि इसका घर्षण बढ़ा सके ताकि ये आराम से चल पाए, रोड ग्रिप हो पाए। बर्फ से ढके रास्तों पर रेत का जो छिड़काव किया जाता है इससे घर्षण बढ़ता है, क्योंकि बर्फ बहुत स्मूथ सरफेस है, चिकनी सरफेस है, उस पर घर्षण मान, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, घर्षण कम होगा, जिस कारण से अगर उस पर घर्षण को बढ़ाना है तो उस पर रेत छिड़क दिए जाते हैं जिससे घर्षण कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। जूतों के तले खुरदरे देखते होंगे आप, ये किस कारण से, घर्षण बढ़ाने का उपाय है। घर्षण को कम कैसे किया जाता है मशीनों में, तो पॉलिश करके, लुब्रिकेंट का उपयोग किया, बॉल बियरिंग लगा करके ये घर्षण को कम करने का उपाय है। यहां पर आप देख रहे होंगे वृत्तीय गति में कोई ऑब्जेक्ट है जो कि वृत्तीय गति में काम कर रहा है। तो जब वृत्तीय गति में, सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, मोशन कर रहा होता है, तो इस पर एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स, अप केंद्रीय बल कहते हैं, और सेंटर के अपोजिट में एक फोर्स लग रहा होता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो ये इसके अपोजिट में लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, जहां पर m मास है और v²/r इसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण कह सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए, तो ये हमने घर्षण के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो अगर बात करें कार्य की, वर्क की, तो वर्क कब होता है, वर्क होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अगर फोर्स लगा रहे होते हैं और ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट से यहां से डिस्प्लेस हो जाए, तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम जब गुणनफल निकालते हैं तो वहां पर किया गया कार्य हमारा निकल जाता है। तो बल तथा बल की दिशा में जो विस्थापन का गुणनफल है उससे हमारा कार्य निकल जाता है। तो W = F यानी कि फोर्स और S यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट हम जब निकालते हैं तो हमारा निकलता है क्या, वर्क निकल जाता है। और अगर बात करें कि फोर्स की दिशा की बात करी गई है, फोर्स के दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट कभी भी आप लोग जानते होंगे कि F.S है, तो इसको हम लिखते हैं FS cos थीटा। क्या लिखते हैं, FS cos थीटा, जहां पर F क्या है, फोर्स है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर फोर्स के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, विस्थापन हो रहा है बल के ही दिशा में, तो थीटा = 0 हो जाएगा और वर्क = F × d, क्योंकि कॉस 0 होता है 1, तो FS निकाल लेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, SI यूनिट है जूल और CGS यूनिट है अर्ग वर्क का।
वर्क 3 टाइप के होते हैं, ये वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क नेगेटिव भी होता है और वर्क जीरो भी होता है। तो ये कैसे होता है? अगर बात करें धनात्मक कार्य की तो बल तथा विस्थापन, देखो बल तो लगना है, विस्थापन तो लगना है, तो ये भाई साहब बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है और इसी दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो इस समय किया गया कार्य क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस दोनों के बीच का जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री है। कॉस थीटा 0, कॉस 0 1 होता है तो F इंटू एस निकल जाएगा। तो ये यहाँ का जो वर्क निकल रहा है ये पॉजिटिव वर्क है। और ये भी याद रखना कि अगर जिस दिशा में हमने फोर्स लगाया उसी दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस समय किया गया कार्य मैक्सिमम कार्य होता है, महत्तम कार्य होता है, उसे मैक्सिमम कार्य कहते हैं और ये धनात्मक कार्य है, पॉजिटिव कार्य है। ये बात याद रखिएगा। ऋणात्मक कार्य की अगर बात करें, चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है और अगर डिस्प्लेसमेंट हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट जो होता है विस्थापन, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बल जिस दिशा में काम कर रहा है उसके ऑपोजिट अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो उस कंडीशन में किया गया कार्य क्या कहलाता है? ऋणात्मक कार्य कहलाता है। जैसे कि अगर हमने फोर्स ऊपर की ओर, यहां पर देखिए ये भाई साहब जो हैं, ये भाई साहब नीचे से ऊपर उठा रहा है कोई सामान को, नीचे से ऊपर उठा रहा है कोई सामान को, तो फोर्स हमने नीचे लगाया और डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर हो रहा है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 180 डिग्री और कॉस 180 बराबर क्या होता है? -1। तो यहां पर किया गया कार्य क्या होगा? नेगेटिव। बस इतना आपको समझना है कि जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट में अगर डिस्प्लेसमेंट हो उस समय किया गया कार्य हमारा नेगेटिव होता है। और शून्य कार्य क्या है? बल तथा विस्थापन। देखिए शून्य कार्य कब होगा? जब वर्क इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं एफ कॉस थीटा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बल और किए गए जो विस्थापन होता है उसके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 जीरो होता है, तब जाकर के किया गया कार्य क्या होगा? जीरो होगा। या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तब जाकर के किया गया कार्य क्या होगा? जीरो होगा। मान लो कि कोई एक कुली है और ये कुली भाई साहब अपना सामान को क्या कर रहा है? अपने माथे पर लेकर के जा रहा है और ये चल इस दिशा में रहा है, तो फोर्स लग रहा है इसका ऊपर की ओर और डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री हुआ तो ये काम इसका किया गया कार्य अकॉर्डिंग टू साइंस क्या हो गया? F, फोर्स ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट इसका, इस दोनों के बीच का एंगल क्या है? cos 90 हो गया, तो cos 90 के कारण जीरो। तो वर्क इसने क्या करा? cos 90 के कारण वर्क इसने जीरो। तो अगर कोई कुली सामान लेकर के जा रहा है और उसने पैसा मांगा तो आप ये मत कह देना कि आपने कोई काम किया ही नहीं, क्योंकि आपका फोर्स आपने ऊपर लगाया था, डिस्प्लेसमेंट इधर आप कर रहे थे, तो आपने कोई काम नहीं किया। क्योंकि cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, आपने कोई काम नहीं किया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि केवल ये समझने का बात है, अगर अप्लाई करोगे तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ये बात है। दूसरा क्या है कि विस्थापन अगर कभी जीरो हो जाए, मान लीजिए कि हमने क्या करा, किसी बच्चे को ये कहा कि सीढ़ी पर तुमको ऊपर जाना है, नीचे आना है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम गए और फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट पर हम चले आए, ठीक है, ऊपर से नीचे। तो हम जिस जगह से चले थे उसी जगह पर चले आए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट यहां का क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु ए हो गया और अंतिम बिंदु भी ए हो गया, तो न्यूनतम दूरी जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो हम कहेंगे कि बाबू तुमने डिस्प्लेसमेंट जीरो करा है तो तुम्हारा काम भी जीरो हो गया। तो अगर विस्थापन जीरो हो या थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो उस समय किया गया कार्य जीरो होता है। अब हम देखते हैं शक्ति के बारे में। कार्य तो हमने देख लिया, तो कार्य करने की जो दर है उसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर। कि कितना पावर है तुम्हारे अंदर, मतलब तुम कितना काम कर सकते हो। वर्क पर यूनिट टाइम, ये आपका होता है पावर। मतलब वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड आपका वॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉट कहलाता है, याद रखिएगा। उसी तरह से कुछ अन्य मात्रा के, जैसे 1 किलोवाट को 1000 वॉट, 10 टू द पावर क्यूब वाट को 10 टू द पावर 10 अर्ग प्रति सेकंड हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीज आपको पता होगा। जूल प्रति सेकंड ये होता है और सीजीएस यूनिट में कार्य का यूनिट अर्ग होता है। 1 मेगावाट बराबर 10 टू द पावर 6 वाट, ये सब आप जानते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। और साधारण मनुष्य का जो कैपेसिटी होता है, जो सामर्थ्य होता है, वो 0.05 हॉर्स पावर से 0.1 हॉर्स पावर। मतलब अगर हम लोगों का जो कैपेसिटी है, पावर है काम करने का, वो कितना एवरेज है? 0.05 हॉर्स पावर से 0.1
1 हॉर्स पावर। देखिए कुछ हम लोग दिन भर जो काम कर रहे होते हैं उसमें हम लोगों का कितना पावर कंज्यूम होता है। जैसे कि काम कर रहे हैं तो काम करने का जो दर है उसको शक्ति कहते हैं। तो जिस प्रकार से मोबाइल हम चलाते हैं और मोबाइल में हर काम के लिए उसका बैटरी ड्रेन होता है, उसका बैटरी खपत होता है, उसी प्रकार से हम अगर कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो हमारा पावर खत्म हो रहा होता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ाने में अपना कुछ पावर खत्म कर रहे हैं, उसमें कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे हृदय की जो धड़कन चलती है वो 1.2 वॉट एवरेज औसतन लेता है पावर, याद रखिएगा। सोते समय, क्योंकि सोते समय बहुत ज्यादा हम काम नहीं कर रहे होते हैं तो 75 वॉट पावर हम खर्च कर रहे होते हैं। धीरे धीरे चलने में उसमें पावर थोड़ा मोड़ा लग रहा है तो 200 वॉट, और अगर साइकिल चलाओगे तो तुम्हारा ज्यादा पावर खपत होगा, तो इसमें 500 वॉट के आसपास में हम पावर को खपत कर रहे होते हैं। तो ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगर बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी है कार्य करने का, ये बात याद रखिएगा। इसका यूनिट भी वर्क के जैसा ही जूल है। अगर बात करें एनर्जी के अभी हमने देखा तो थोड़ी देर पहले कि एक अर्ग बराबर कितना होता है, एक अर्ग, ये अर्ग जो है यूनिट है किसका, एनर्जी का भी और वर्क का भी। एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है। कैलोरी, 1 कैलोरी जो कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। और ऊर्जा के अगर कुछ डिफरेंट प्रकार अभी हम देखेंगे इसको, बाकी थोड़ा सा इसे देख लेते हैं कि ऊर्जा के कौन कौन से स्वरूप है। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट थर्मल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी। तो ये कुछ टाइप्स हैं ऊर्जा के। अगर बात करें ऊर्जा के प्रकार की, तो एक आपका ऊर्जा है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और एक है स्थैतिक एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा किसी भी वस्तु के गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता, वो उसका गतिज ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 12mv² होता है, 12mv²। अगर इस m को ऊपर से m से और नीचे ऊपर m से अगर डिवाइड कर दे तो ऊपर m²/v² और mv = हम जानते हैं क्या होता है, p होता है, संवेग होता है, तो p²/m हो जाएगा। तो p²/2mv हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो कभी अगर आपसे संवेग भी आपको दिया रहे, मास दिया रहे, तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। केवल मास वेलोसिटी दिया रहे तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² होता है, p²/2m। काइनेटिक एनर्जी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बंदूक से छोड़ी गई गोली, तो उसमें गति है, उसकी गति के कारण उसमें ऊर्जा है, तो बंदूक से छोड़ी गई, धनुष से छोड़ा तीर, बहता हुआ जल, घूमता हुआ लट्टू, वर्षा की बूंदे, ये सब जो है उसमें गतिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के उसके स्थिति के कारण, उसके पोजीशन के कारण अगर उसमें एनर्जी है तो वो उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अगर U की बात करें तो उसके पोटेंशियल के कारण mgh। कोई भी वस्तु अगर किसी हाइट पर रखा हुआ है, h हाइट पर रखा हुआ है, और कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका एक वेट है नीचे mgh, तो ये जो होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। याद रखिएगा, जहां पर h क्या है, हाइट है, क्या है, h है हाइट। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा एक होता है, ये तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो गया। हाइट के कारण किसी कुछ हाइट पर अगर रखा गया है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आया तो वो mgh है। और स्प्रिंग का एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वो 12kx² होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसके पोजीशन के कारण वो 12kx² के कारण होता है। अगर इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो कम से कम 2 घंटा फ्रिक्शन में ही, ये एनर्जी वगैरह में ही चला जाएगा। लेकिन अभी आपको केवल इतना ध्यान में रख लेना है, बाकी हम आपको डिटेल में तो पढ़ाएंगे ही, बस ये रिवीजन का है। डिटेल वाला क्लास भी बहुत जल्दी आप लोगों का जो है प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा। बाकी ये रिवीजन है तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जैसे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो बांध में जो संचित जल है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। इस तरह से एक कोई बांध है, यहाँ पर जो पोटेंशियल वाटर को इसमें संचित करके स्टोर करके रखा है, तो इसमें इसके पोजीशन के कारण इसमें एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात आपको पता होगा। हथौड़े को हमने ऊपर उठा करके रखा है तो अभी उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही हमने उसको कील पर मारा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। धनुष को हम खींच करके रखते हैं तो अभी उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, हमने उस धनुष को बाण को छोड़ा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, ये सब आपको पता होगा।
कॉलिजन की अगर चर्चा करें तो जब दो वस्तु आपस में टकराती हैं तो उसे कॉलिजन कहते हैं। और जब दो वस्तु आपस में टकराती हैं वेलोसिटी के साथ, कुछ वेलोसिटी के साथ, तो टकराने के बाद इसके वेलोसिटी में चेंज आता है, ये बात आपको पता होगा। तो ये देखिए वेलोसिटी को जो कॉलिजन टकराहट होता है ये तीन टाइप के होते हैं, एक इलास्टिक कॉलिजन, प्रत्यास्थ कॉलिजन, अप्रत्यास्थ यानी इन इलास्टिक कॉलिजन, और एक होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ यानी कि कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन। तीन टाइप के कॉलिजन होता है। अगर कोई दो वस्तु आपस में टकराया और टकराने के बाद इस वस्तु का गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, तो मतलब गति वैसे ही रहा, तो इस टाइप के कॉलिजन को कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन। बस आप इतना समझो, इलास्टिक कॉलिजन वो कॉलिजन है जब कोई दो वस्तु आपस में टकराती है और उनके गति में, गतिज ऊर्जा में या उसके संवेग में संरक्षित रहता है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन। बहुत ही शरीफ टाइप का कॉलिजन है, बहुत ही सुदमास सीधा साधा कॉलिजन है, टकराहट है। ये जब टकराता है उसके बाद इसके एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आता है, ये बात याद रखिए। जैसे कि कोई आपने बचपन में एक ऐसा बॉल देखा होगा जो कि आप जमीन पर जैसे ही पटकते हैं, पटकने के बाद ये उतने ही स्पीड से आपके पास आती है, ठीक है। तो ये इलास्टिक कॉलिजन का, इन इलास्टिक कॉलिजन का एग्जाम्पल है कि जब कोई दो वस्तु आपस में टकराती है तो उसके गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन संवेग जो है उसका यानी कि मास और वेलोसिटी जो है वो जो है उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होता, वो संरक्षित रहता है। यानी कि गतिज ऊर्जा उसका संरक्षित नहीं रहा लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। जैसे कि अगर कोई टेनिस बॉल अगर जमीन पर पटकोगे तो उसी स्पीड से तुम्हारे पास नहीं आएगा, मतलब गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है लेकिन उसका संवेग संरक्षित रहता है। और एक होता है पूर्णतः इनइलास्टिक, मतलब जब कोई दो वस्तु आपस में टकराए तो दोनों चिपक करके एक सिस्टम के जैसा काम करके वो आगे बढ़ने लगे, तो इसको कहते हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन। ये आपको पता चल गया। अब हम लोग थोड़ा सा, एक मिनट, ऊर्जा के स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक है पारंपरिक स्रोत यानी कि ट्रेडिशनल सोर्स, और एक है नॉन ट्रेडिशनल सोर्स या फिर कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स या नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो जो कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होता है, पारंपरिक स्रोत होता है, वो खत्म होने वाला सोर्स है एक तरह से, जिसमें कि तापीय संयंत्र यानी कि थर्मल प्लांट आता है, जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, बायोगैस आते हैं। एक जल विद्युत संयंत्र है यानी कि हाइडल इलेक्ट्रिक प्लांट होता है, जिससे कि जल के स्पीड से जल को संरक्षित करके, संचित करके, स्टोर करके हम किसी रिजर्वॉयर में रखते हैं और वहां से उसके एनर्जी का उपयोग करके, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी रहता है जब संचित रहता है, उसको जब छोड़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, उस एनर्जी का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये एक जल विद्युत ऊर्जा है, जल विद्युत संयंत्र से निकलता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होगा। तापीय संयंत्र में क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। जीवाश्म ईंधन के बारे में अगर बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा यह संग्रहित होता है। जीवाश्म ईंधन के द्वारा, फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा ये हम लोग फ्यूल लेते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस हो गया, ये सब। बाकी बायोगैस की अगर बात करें तो ये इसके अन्य नाम को गोबर गैस, और इसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पाए जाते हैं। और उसके अलावा ये जो जल विद्युत संयंत्र है तो स्थिर जल की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन, ये आपका जल विद्युत संयंत्र से हम लोग का होता है। अगर बात करें पवन ऊर्जा यानी कि पवन की गति से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, ये भी एक तरह से परंपरागत स्रोत है और इससे हम लोग गति उत्पन्न करते हैं पवन की गति से, ठीक है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में, अनाज पीसने की चक्कियों को चलाने में, वाटर पंप में पृथ्वी के अंदर से पानी खींचने के लिए, ये सब पाल वाला नाव जो होता है उसको नदियों तथा समुद्र में चलाने के लिए पवन की ऊर्जा का, विंड एनर्जी का उपयोग किया जाता है। भारत में कुछ बड़ी बड़ी पवन फार्म्स हैं, ये बात याद रखिएगा, जैसे कि मुप्पंडल पवन फार्म तमिलनाडु में है, जैसलमेर पवन फार्म विंड फार्म राजस्थान में है, ब्रह्मनवेल विंड फार्म महाराष्ट्र में है, दालगांव विंड फार्म महाराष्ट्र में है, चकाला पवन फार्म महाराष्ट्र में, और वंकुस वाडे विंड फार्म महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के कौन कौन, ब्रह्मनवेल, दालगांव, चकाला पवन फार्म और वंकुस वाडे। इसके अलावा राजस्थान में एक जैसलमेर और मुप्पंडल तमिलनाडु में है।
अब हम कुछ गैर पारंपरिक स्रोतों, जिसमें कि एक पवन ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक स्रोत है। अच्छा, एक ऐसे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जो खत्म होगा और नॉन कन्वेंशनल जो कि हम इसे खत्म नहीं होगा, ये नेचुरल सोर्सेज से। तो पवन ऊर्जा एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। क्या है? नॉन कन्वेंशनल। तो ये पवन ऊर्जा के बारे में हमने देख लिया। उसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, समुद्रीय ऊर्जा है और भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय यानी कि जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ये भी एक समुद्रीय ऊर्जा, समुद्री लहरें यानी कि टाइड्स वगैरह से जो एनर्जी हम लोग लेते हैं वो समुद्रीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सोलर रेडिएशन से जो एनर्जी हम लोग लेते हैं वो सौर ऊर्जा है। सूर्य की विकिरण से प्राप्त करते हैं, उसमें आपका एक सोलर सेल होता है, सबसे छोटा एक सेल है जो कि सोलर एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है और इससे लगभग 0.7 वॉट विद्युत उत्पन्न होता है। किससे? एक सोलर सेल से। और बहुत सारे सोलर सेल को जब हम कनेक्ट करते हैं आपस में तो एक सोलर पैनल बनता है। तो सोलर सेल का एक संयोजन जो है ये सोलर पैनल है और इससे हम लोग जो है बहुत अधिक विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं। ये बात सोलर पैनल आपको पता होगा। सोलर कुकर क्या है? एक ऐसा सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके खाना पकाना। सूर्य का जो सोलर रेडिएशन है इसको क्या करता है? एक ऐसा डब्बा है और इस डब्बा में सोलर रेडिएशन की एनर्जी को हम क्या करते हैं? बंद कर देते हैं और उसके बाद इससे हम लोग खाना पकाते हैं उसके रेडिएशन का उपयोग करके। कुछ ऊर्जा के रूपांतरण की अगर चर्चा करें तो सौर सेल क्या करता है? सोलर एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सितार क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा में। कभी आप लोग ये चीज देख लीजिएगा, ट्यूबलाइट या हीटर का जलना विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती का जलना है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय तथा उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करना। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करना। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। इंजन जो होता है वो उष्मीय ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोवोल्टाइक सेल प्रकाश विद्युत सेल ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो ये ना तो कभी उत्पन्न होता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना हम लोग अभी देखते हैं पार्ट 1 में, और इसके जस्ट बाद आप लोगों का पार्ट 2 आएगा। तो 2 से 3 पार्ट में हम पूरा फिजिक्स जो है कवर कर लेंगे। 2 से 3 पार्ट में पूरा फिजिक्स कवर कर लेंगे और इसके बाद केमिस्ट्री आएगा और फिर बायोलॉजी। तो कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम पहले कवर करेंगे और बहुत जल्द आप लोगों को कुछ अच्छा यहां से देखने को मिलेगा। मैं उस चीज पर काम कर रहा हूं। अभी आपके सामने मैं नहीं आ सकता क्योंकि स्टूडियो में मैंने बताया था कि एक स्टूडियो पटना में लग रहा है, एक स्टूडियो अभी हमारा पूरी तरह से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ पड़ा है। तो इसीलिए यहां पर मैं आऊंगा, लेकिन तब तक आप लोगों को पूरा कंप्लीट रिवीजन इसी माध्यम से करवा देंगे ताकि, और ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। बाकी इसके बाद फिजिक्स जैसे ही हमारा 2-3 पार्ट में कवर होगा, हम केमिस्ट्री कवर करेंगे, उसके बाद हम बायोलॉजी कवर कर लेंगे, फिर हिस्ट्री भी होगा और पॉलिटी तो हो चुका है, इकोनॉमिक्स हम कर लेंगे, करंट अफेयर्स आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये सब आपको बिल्कुल भी परेशान, जैसे ही हमारा ये जीएस कंप्लीट रिवीजन होता है फिर आपका प्रैक्टिस सेट 10 से 12 दिन प्रैक्टिस सेट चलेगा। परेशान आपको नहीं होना है, बस अब आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। किसी भी तरह का क्वेरीज कुछ भी हो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर एप्लीकेशन पर ये चीज मिल जाएगा। किसी भी तरह का कुछ भी कंफ्यूजन क्वेरीज हो, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।